नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी और आप देख रहे हैं द कुलीन शो। रात के 12 बजे जब पूरा पाकिस्तान चैन की नींद सो रहा था, तब इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पर एक ऐसा ऑपरेशन चल रहा था जिसने लोकतंत्र के हर बुनियादी नियम की धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, महज 5 घंटे 30 मिनट और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया और सूरज उगने से पहले वापस उसी काल कोठरी में पटक दिया गया। अब ये इलाज था, साजिश थी या फिर कानून की आंखों में झोंकी गई धूल। आज स्पेशल शो में हम उस आधी रात के ड्रामे का नकाब भी उतारेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान की हुकूमत और वहां के पावरफुल जनरलों ने मिलकर अदालत के आदेश की ऐसी धज्जियां उड़ाई जो इतिहास में दर्ज हो गई है। सबसे पहले उस पूरे ड्रामे की टाइमलाइन को समझिए, मिनट दर मिनट क्या हुआ रात के उस अंधेरे में। रात 12 बजे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने को थी। कोर्ट का सख्त हुक्म भी था, इमरान खान की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उन्हें इस्लामाबाद की प्राइवेट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल भर्ती कराया जाए। रात 12:15 रावलपिंडी की खूंखार अदियाला जेल का लोहे का दरवाजा खुलता है। रात 12:30 बजे सड़कों पर सायरन की गूंज और एक हाई प्रोफाइल काफिला जेल से निकलता है, जिसमें पिकअप ट्रक्स, मिलिट्री की बख्तरबंद गाड़ियां और बीच में एक संदिग्ध एम्बुलेंस दौड़ रही थी। पूरी दुनिया ये समझ रही थी कि इमरान खान शिफा अस्पताल जा रहे हैं। अस्पताल के बाहर नजारा क्या था? 800 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी, स्पेशल गियर में तैनात कमांडो, दर्जनों मीडिया कैमरे और इमरान खान की पार्टी पीटीआई के हजारों समर्थक जो सड़कों पर डटे थे। लेकिन काफिला कभी शिफा अस्पताल पहुंचा ही नहीं। दैट कॉन्वॉय नेवर अराइव्ड। तो इमरान खान को कहां ले जाया गया? रात के सन्नाटे में इमरान खान का रुख मोड़ दिया गया। सरकारी अस्पताल PIMS यानी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का एक ट्वीट भी सामने आता है और इस ट्वीट में कई बातें आती है। सबसे पहले सुरक्षा कारणों से रास्ता बदला गया। ट्वीट में यह साफ तौर पर कहा गया, अब ये सोची समझी साजिश है। आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर इसे समझते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2 स्पष्ट आदेश भी थे। इमरान खान को निजी अस्पताल में ले जाना यानी कि शिफा अस्पताल में भर्ती कराना, क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें 16 सितंबर तक अस्पताल में ही रखकर इलाज दिया जाए। अब सरकार ने दोनों आदेशों को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था, क्योंकि शिफा एक प्राइवेट अस्पताल था और यहां पर इमरान खान के डॉक्टरों की निगरानी में उनकी देखभाल होनी थी। अब यहां पर ना तो मीडिया घुस सकता था, स्वतंत्र डॉक्टर यहां पर जांच कर सकते थे और इमरान खान का सच बाहर भी आ सकता था। लेकिन PIMS एक सरकारी अस्पताल है जहां का डायरेक्टर सरकार का, जहां के डॉक्टर सरकार के, जहां की पुलिस सरकार की और जहां की मेडिकल रिपोर्ट भी सरकार की। अब सवाल उठने तो लाजमी थे। अब रिपोर्ट भी सरकार की है तो कहीं ना कहीं इशारे भी सरकार की ओर से ही आने थे और महज 3 घंटे में डॉक्टरों की कठपुतली टीम खड़ी हो गई। इमरान को कागजों पर फिट घोषित किया गया। यह सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि यह कहा गया था कि इमरान की तबीयत बिगड़ी है और सुबह 5 बजे से पहले इमरान वापस अदियाला जेल पहुंचे। अब सुनिए उस शख्स का सच जो 400 से ज्यादा दिनों से काल कोठरी में बंद है। मेडिकल जांच के दौरान इमरान खान की बहन अस्पताल में मौजूद थी। अब उन्होंने जो खुलासे किए हैं वह रोंगटे खड़े करने वाले हैं, क्योंकि इमरान खान को सॉलिटरी कंफाइनमेंट यानी कि इसे कहा जाता है एकांत कारावास, इसमें रखा गया है। ना कोई इंसान संपर्क में है, ना कोई किताबें, ना पढ़ने की सामग्री है और ना ही कोई टीवी है, ना मोबाइल फोन है। पिछले 9 महीनों से उन्हें अपनी पत्नी और बहन से मिलने नहीं दिया गया। उनके बेटों को पाकिस्तान आने का वीजा नहीं दिया जा रहा है और सबसे भयानक, इमरान खान की एक आंख की रोशनी कम हो रही है।
दिल की धड़कनें बेकाबू हैं और ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि ये इलाज नहीं, ये धीमी मौत देने की कोशिश है। एक 70 साल से ज्यादा उम्र के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्ल्ड कप विजेता कप्तान के साथ ये सलूक किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल इमरान खान से इतना क्यों डरते हैं? क्यों मुनीर इमरान खान को एक रात के लिए भी अस्पताल के बिस्तर पर नहीं देखना चाहते? क्योंकि इतिहास गवाह है, पाकिस्तान में जब भी किसी प्रधानमंत्री को तख्ता पलट करके हटाया जाता है तो दो ही रास्ते सामने निकल कर आते हैं। पहला यह है कि या तो वह नेता चुपचाप रिटायरमेंट ले ले या फिर नवाज शरीफ की तरह इलाज के बहाने लंदन जाए। लेकिन यहां पर इमरान खान ने इन दोनों रास्तों पर लात मार दी। इमरान खान ने सेना के साथ कोई भी डील करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मुनीर अब ये साफ तौर पर जानने लगे थे कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गए, चाहे अस्पताल के बहाने ही सही, तो उनके एक इशारे पर पूरा पाकिस्तान सड़कों पर उतर आएगा। अब 2024 के चुनाव का भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि इसका बोध आज भी जनरल मुनीर को डराता है। याद कीजिए वह रात जब पाकिस्तान सो रहा था तो इमरान की पार्टी जीत रही थी, और जब पाकिस्तान सुबह जागा तो सेना के जादू से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन चुके थे। मुनीर दोबारा से वह रिस्क नहीं ले सकते थे। तो अब आगे क्या? पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा माइंड गेम चल रहा था कि एक तरफ है सत्ता का अहंकार, बंदूक की ताकत और सेना का तंत्र, और दूसरी तरफ है एक नेता का जन समर्थन, अपार जन समर्थन, जिद और उसकी करिश्माई छवि। मुनीर का मकसद सिर्फ है एक ही है कि इमरान खान के मनोबल को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि उन्हें इतना प्रताड़ित करना है कि वे खान का देश छोड़ने या फिर राजनीति से संन्यास लेने की शर्त पर दस्तखत करते, हस्ताक्षर करते। एक सनकी जनरल और एक जिद्दी राजनीतिज्ञ के बीच की ये जंग देखने में भले ही एक सस्पेंस थ्रिलर जैसे लगे, लेकिन दुख की बात यह भी है कि एक नाटक किसी काल्पनिक दुनिया में नहीं, बल्कि एक बेहद अस्थिर, बदहाल और परमाणु हथियारों से लैस मुल्क में खेला जा रहा है। अब असीम मुनीर की ऊपर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि एक राजनीतिक सामने था, एक राजनीतिज्ञ सामने था और एक जिद्दी, और दोनों के बीच अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर क्या होगा, क्योंकि मुनीर इतनी जल्दी हार मानने वालों में से थे भी नहीं, और इसी के तहत ये अंजाम देखने को मिला। और आज इमरान पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इमरान की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उन्हें धीमा जहर दिया गया था। और इमरान खान का आधी रात में ऑपरेशन, क्योंकि जब उनकी तबीयत बिगड़ी, अदालत के सख्त आदेश थे, लेकिन फिर भी असीम मुनीर नहीं माने। अब बात करते हैं तीसरे विश्व युद्ध की आहट की, क्योंकि आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि महाशक्तियों के बीच आर पार की जंग और वंशीगठन से उठा एक ऐसा आर्थिक बवंडर जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जलकर खाक करने पर तुला है। डोनाल्ड ट्रंप का सब्र का पैमाना टूट चुका है। सैन्य हमले और एयर स्ट्राइक और नौसैनिक घेराबंदी के फ्लॉप होने के बाद अब अमेरिका ने अपने सबसे बड़े हथियार का ऐलान कर दिया है, ई बॉम्ब, यानी कि इकोनॉमिक डी-डे। ट्रंप ने खुलेआम धमकी दी है कि या तो तुम अमेरिका के साथ हो या फिर हमारे दुश्मन, क्योंकि जो देश ईरान से तेल खरीदेगा, जो देश ईरान को पैसे भेजेगा, उस पर अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। अब जानिए कि ट्रंप के इस आखिरी दांव, चीन की खुली बगावत, यूएई ईरान तनाव और समंदर में भारतीय नाविकों के बंधन बनने की पूरी कहानी। परत दर परत ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके इसे दुनिया के इतिहास का सबसे क्रूर और विनाशकारी आर्थिक ऑपरेशन बताया है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सीधे तौर पर दुनिया को अल्टीमेटम थमा दिया है। उन्होंने वही अल्टीमेटम दिया है जो कभी 9/11 हमलों के बाद जॉर्ज बुश ने पूरी दुनिया को दिया था, यू आर इधर विद अस और अगेंस्ट अस। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अल्टीमेटम काम भी करेगा, या ये ट्रंप के हताशा
और लाचारी की निशानी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची, उन्होंने इसे अमेरिकी कर्ज और अपने घरेलू नाकामियों से ध्यान भटकाने वाला नाटक करार दिया है। ईरान का हम जिक्र करेंगे क्योंकि ईरान ने 1969 से अमेरिकी प्रतिबंधों के साए में जी रहा है। जिस मुल्क के रगों में पाबंदियां ही आदत बन जाए तो उस पर ई बम का क्या असर होगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये ई बम फटने से पहले ही फुस क्यों होने वाला है, इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन ने अमेरिका के इस अल्टीमेटम को सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया है। बीजिंग ने वहीं यह साफ कह दिया है कि वह किसी भी अवैध एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंध को नहीं मानता। आंकड़े सुनिए और ट्रंप की नाकामी को समझिए, क्योंकि ईरान और चीन के बीच बिना तेल के 10 अरब डॉलर का व्यापार है और ईरान के कुल क्रूड ऑयल का कुल बात करेंगे तो 90% का हिस्सा अकेले चीन खरीदता है। जब तक चीन ईरान से तेल खरीदता रहेगा, ट्रंप का कोई भी आर्थिक बम ईरान का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बीच गल्फ में बड़ा मोड़ आया है। यूएई ने ईरान के साथ अपने सारे व्यापारिक रिश्ते सस्पेंड कर दिए, खत्म कर दिए हैं। 2 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरने के बाद यूएई ने यह सख्त कदम उठाया है, जो ईरान की बदहाल अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब इस पूरी महाशक्तियों की जंग की सबसे दुखद और खौफनाक आज भारत पर आ पहुंची है। बात करेंगे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की और अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों का आतंक अपने चरम पर है। 2 कमर्शियल जहाजों को हाईजैक कर लिया गया है और 22 भारतीय नाविकों को बंधक बना लिया गया है। पहला जहाज MT चिबुवन, इरिट्रिया का झंडा, जिसे अदन की खाड़ी से सीज किया गया। इसमें मौजूद 20 क्रू मेंबर्स में से 16 भारतीय हैं। दूसरा जहाज सोमालिया के पुंटलैंड किया गया, अगवा कर लिया गया पुंटलैंड तट से, क्योंकि कैमरून का कार्गो शिप जिसमें 6 भारतीय नाविक यहां पर फंसे हुए हैं। ज्यादा जहाजों पर हमले हो चुके हैं और 17 सी फेयरर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। निर्दोष भारतीय समुद्री व्यापारी इस जंग की बलि चढ़ रहे हैं। अमेरिकी सेना की कमजोरी पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। अमेरिका ने यह स्ट्राइक करके भी देख लिया, नौसैनिक नाकाबंदी करके देख ली, यहां तक कि शीर्ष नेतृत्व को निशाना भी बना लिया है। लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया। उल्टा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दबदबा कायम रखा और दुनिया की ऑयल सप्लाई लाइन की गर्दन दबा रखी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न ट्रंप इस जंग को पूरी तरह से जीत पा रहे हैं और ना ही बिना मुंह के खाए पीछे हट पा रहे हैं और इसी हताशा में पुराने हथियारों को ई बॉम्ब का नया नाम देकर अब सामने लाया जा रहा है। लेकिन इस तनातनी में पिस रही है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। बेकसूर नाविक, चाहे वाशिंगटन हो या फिर तेहरान, कान खोल कर सुन ले कि अगर इस आर्थिक और समुद्री जंग की वजह से निर्दोष भारतीयों की जान खतरे में पड़ी तो भारत से मुक्तशुक बनकर नहीं देखेगा। समंदर में भारतीय नौसेना मुस्तैद है और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ट्रंप का ई बम दुनिया को राहत देगा या फिर पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा। अब इस पर पूरे भारत की नजर भी बनी हुई है, क्योंकि चीन का ये ई बम कहीं ना कहीं अब आसानी से नहीं मिटने वाला है और लगातार इस बात की धमकी दी जा रही है। और अब हम रुक करेंगे पाकिस्तान अधिकृत आर्मी की पीओके। एक तरफ जहां इंसानियत शर्मसार है, मानवता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र का ढोंग रचने वाला पाकिस्तान आज खुद दरिंदगी और वहशियत की सारी हदें भी पार कर चुका है। सवाल यह भी है कि आखिर पाकिस्तान की ये बुज़दिल हुकूमत और वहां के खून के प्यासे जनरल दुनिया से क्या छिपाना चाहते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को रातों रात खूनी जेल में क्यों बदल दिया गया, क्यों बंद कर दी गई पूरे इलाके की इंटरनेट लाइनें और क्यों छीनी जा रही हैं बेकसूर नागरिकों की सांसें। आज हम इस्लामाबाद के हुक्मरानों और जनरल आसिम मुनीर को पूरी पोल पट्टी खोलकर रख देंगे। आज पाकिस्तान कटघरे में है और उसे सवाल पूछ रहा है पूरा भारत।
जरा पाकिस्तान के इस दोगलेपन का हिसाब तो देखिए। पीओके की कुदरती दौलत से पाकिस्तान अपना पेट भरता है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत का 70% पानी अकेले पीओके की नदियों से निचोड़ा जाता है। पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड की 10% बिजली पीओके के पानी से बनती है, लेकिन बदले में पीओके की आवाम को क्या मिलता है? गरीबी, बेरोजगारी, इसके साथ भुखमरी। और जब वहां के नागरिक अपने हक, आटा और बिजली के लिए आवाज उठाते हैं तो पाकिस्तान की सेना उनके सीने में सीधे गोलियां दाग देती है। 2023 से वहां के आम नागरिक, वकील, व्यापारी और युवा एकजुट हुए हैं, यानी कि जेएसी यानी कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बनाई है, क्योंकि उनकी मांगे क्या थी? क्या उन्होंने कोई जानदारे मांग लिए थे? उन्होंने मांगा था सस्ता आटा, उन्होंने मांगी थी सस्ती बिजली, उन्होंने मांगा था भ्रष्ट पाकिस्तानी नेताओं के वीआईपी विशेषाधिकारों का खात्मा। लेकिन अपने ही नागरिकों की जायज मांगों का जवाब इस्लामाबाद ने लाशों के ढेर से दिया। 80 से ज्यादा बेकसूर नागरिकों को गोलियों से भून दिया गया। सड़कों पर मासूमों का खून बह रहा है। एम्बुलेंस के सायरन गुजर रहे हैं, एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार आखिर कर क्या रही है? कंप्लीट इंटरनेट बैन। इंटरनेट क्यों काटा गया पाकिस्तान में? क्योंकि तुम डरपोक हो। अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउस अल जजीरा की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। विदेशी पत्रकारों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है कि वे इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के बाहर जा ही नहीं सकते। दुनिया भर में कश्मीर चिल्लाकर बेवकूफ बनाने वाले पाकिस्तान आज तेरा असली और घिनौना, साथ ही साथ खूनी चेहरा भी बेनकाब हो चुका है, क्योंकि जब पाकिस्तान अपनी ही जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रही है तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। जिस पीओके को जन्नत बताकर दुनिया में पाकिस्तान प्रोपेगेंडा बनाता आया है, आज वहां कत्लेआम मच रहा है। आज पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सरकार से न्याय मांग रही है। सच को दबाने के लिए गिदड़ भभकियां लगातार पाकिस्तान पहले से देता आया है, और इस खूनी मंजर के बीच जब लोग सड़कों पर तड़प रहे थे, तब पाकिस्तान की नापाक हुकूमत आखिर क्या कर रही थी? पीओके में फर्जी और नाटकबाज चुनाव करा रही थी। चुनाव का नतीजा तो पहले से ही तय था। 53 में से 25 सीटें शहबाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन की झोली में डाल दी गई। लेकिन जरा इन लुटेरों का हाल तो देखिए। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ के साथ सत्ता की मलाई चाटने वाली बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी ही अब चीख चीख कर कह रही है कि चुनाव में धांधली हुई है। उसके साथ डाका डाला गया है, यानी चोर चोर आपस में ही लड़ रहे हैं। पीओके की आवाम खून से लथपथ है और ये सियासतदान सत्ता के टुकड़े चबाने के लिए आपस में लड़े जा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। और अब जरा इस तस्वीर के दूसरे पहल को समझते हैं, देखते हैं कि और समझते भी हैं कि पाकिस्तान क्यों तिलमिलाया हुआ है। एक तरफ हमारा जम्मू कश्मीर है, जहां विकास की गंगा बह रही है, वहां इंटरनेशनल मैराथन हो रहे हैं, फॉर्मूला कार रेस आयोजित हो रहे हैं, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अरबों रुपए लगा रहे, और वहां का युवा लैपटॉप और तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला पीओके है, जहां इंसानियत की धज्जियां उड़ रही है, जहां आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हुई है। पाकिस्तान की सेना से लाठियां और गोलियां खा रही है, यानी कि पाकिस्तान की जनता को रोटी के बदले, अनाज के बदले, सस्ती बिजली के बदले गोलियां मिल रही हैं। भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की औकात तो ला दी है, बता दी है। भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि पीओके हमारा अभिन्न अंग था, है और रहेगा, और पाकिस्तान को वहां किए जा रहे के कत्ल का हिसाब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ही देना होगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का भी हम जिक्र करेंगे। तो असीम मुनीर जन आंदोलन चलाने वाली संस्था जेएसी को बैन करके और इसका का ठिकरा भारत पर फोड़कर तुम अपनी नाकामी को बिल्कुल नहीं छिपा सकते। और ये भारत का भड़काया आंदोलन नहीं है, ये तुम्हारी बर्बरता है, तुम्हारी डकैती और तुम्हारे जुल्म के खिलाफ पीओके की आवाम का इंकलाब है। क्योंकि बंदूक की नोक पर किसी का हक ज्यादा दिन दबाए नहीं जा सकता।
पीओके की चिंगारी अब शोला बन चुकी है और ये शोला पाकिस्तान के तख्त और ताज को जलाकर राख कर देगा। पाकिस्तान का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। आवाम पर जुल्म करके पाकिस्तान अपने मुल्क का झंडा फहराना चाहता है। अब आपको बताते हैं, इस समय हमारे पड़ोस में बड़ी साजिश, भारत की सीमा पर मंडराता नया खतरा और 1971 के इतिहास को भूलकर पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ाने की सबसे गंदी चाल। जिस बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत के वीरों ने अपना खून बहाया था, आज वही बांग्लादेश हमारी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश अब इस्लामिक नाटो यानी मक्का पैक्ट में शामिल होने जा रहा है? क्या सऊदी अरब, तुर्की और हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के मिलिट्री ब्लॉक में ढाका कदम रखने जा रहा है? अब हम आपको सामने विदेश नीति के सबसे बड़े ड्रामे, राष्ट्रपति भवन के रहस्यमयी प्रेस नोट और ढाका की खतरनाक चालों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख रहे हैं। बात शुरू होती है दिल्ली के रायसीना हिल्स से। शनिवार दोपहर ठीक 2 बजे की बात है कि जब राष्ट्रपति भवन से एक प्रेस नोट जारी होता है। घोषणा की जाती है कि शनिवार को होने वाली ऐतिहासिक चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी को रद्द कर दिया गया है। वजह क्या बताई गई? वजह ये बताई गई कि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में एक हाई प्रोफाइल सेरेमोनियल वेलकम की रिहर्सल चल रही है और यह स्वागत किसका होना था वो भी हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे, क्योंकि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान का यहाँ वेलकम होना था, स्वागत होना था। चौंकिए मत, क्योंकि ना दिल्ली ने आधिकारिक ऐलान किया था ना ढाका ने। और अभी मीडिया में ये खबर ब्रेकिंग न्यूज बनी ही थी कि महज 1 घंटे के भीतर राष्ट्रपति भवन ने उस प्रेस नोट को वापस ले लिया। ना कोई सफाई, ना कोई स्पष्टीकरण। आखिर रायसीना हिल्स से लेकर विदेश मंत्रालय तक ही हड़कंप क्यों मचा? क्योंकि न्यू दिल्ली में बैठी शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बांग्लादेश के मंत्री भड़के हुए थे। हसीना ने दिल्ली से बयान दिया कि नई सरकार बांग्लादेश को तबाह कर रही है। इससे चिढ़कर ढाका ने दौरा होल्ड पर डाल दिया। अब समझिए इस पूरी बात को, क्योंकि भारत ने तारिक रहमान को 2 न्योते भेजे, एक द्विपक्षीय दौरे के लिए, दूसरा ब्रिक्स सम्मेलन के लिए। लेकिन ढाका के तेवर पूरी तरह से बदल चुके थे। आप सुनिए शो का सबसे बड़ा खुलासा। बांग्लादेश की बीएनपी सरकार के सलाहकार क्या बयान दे रहे थे? बांग्लादेश के ये बयान दे रहे थे कि उनका ये कहना था कि बांग्लादेश सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के साथ बनने वाले सैन्य आर्थिक गठबंधन यानी मक्का डिफेंस पैक्ट में शामिल होने पर सकारात्मक विचार कर रहा है। पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जिसने 1971 में 30 लाख बांग्लादेशियों का नरसंहार किया था, वही पाकिस्तान सेना जिसने बांग्लादेश की सड़कों को लाल कर दिया था, आज उसे पाकिस्तान के साथ एक मिलिट्री अलायंस में शामिल होने की सोच रहा है। ढाका, क्या बांग्लादेश अपनी आजादी के शहीदों का खून भूल चुका है? जिस पाकिस्तानी फौज ने अपनी मां बहनों की इज्जत नीलाम की, आज उसी फौज की गोदी में बैठने के लिए तारिक रहमान की सरकार बेताब नजर आ रही है। और ये इस्लामिक नाटो अब तक केवल वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट तक सीमित था, लेकिन अगर बांग्लादेश इसमें शामिल होता है तो इस्लामिक नाटो सीधे भारत की चौखट और दक्षिण एशिया के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा। क्या भारत अपनी सीमाओं पर एक नया पाकिस्तान तुर्की अखाड़ा बांधने देगा? कभी नहीं। आखिर ये पूरा खेल कौन रच रहा है? इसके पीछे 2 बड़े और शातिर किरदार हैं। देखिए, दोनों किरदारों का हम जिक्र करेंगे, दोनों किरदारों की हम बात करेंगे। पहला किरदार सऊदी अरब और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। पहला किरदार सऊदी अरब, जिक्र करेंगे इस बात का क्योंकि जहां 26 लाख बांग्लादेशी काम करते हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस ने तारिक रहमान को रियाद आने का विशेष न्योता भेजा है। दूसरा किरदार का भी हम जिक्र करेंगे क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, जो लंबे समय से दक्षिण एशिया में भारत के खिलाफ अपने पैर पसारना चाहते हैं, एर्दोगन
पाकिस्तान को घातक हथियार बेच रहे हैं, मालदीव को युद्धपोत दे रहे हैं और अब बांग्लादेश को भारी भरकम टैंक बेच रहे हैं। और जब विदेश मंत्रालय से इस पर सवाल पूछा गया कि बांग्लादेश इस मक्का पैक्ट में शामिल हो रहा है, तो विदेश मंत्रालय का नपातुला जवाब आप भी सुनिए। हम पश्चिम एशिया के इन घटनाक्रमों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कूटनीति के पर्दे के पीछे भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हलकों में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। अब दो सबसे बड़े और कड़वे कूटनीतिक सच भी जान लीजिए, क्योंकि जिन्हें छिपाया भी नहीं जा सकता है। पहला सच ये है कि शेख हसीना का दौरा अब दौर हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, और वो दौर जहां भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भरोसा था, आज बांग्लादेश का आम वोटर राइट विंग यानी कि कट्टरपंथ की तरफ खिसक चुका है और वहां पर सुन सुनकर चुन चुनकर भारत विरोधी जहर घोल रहा है। दूसरा सच भी हम बताएंगे, जहां बांग्लादेश अब भारत पर अपनी निर्भरता पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। वो चीन, अमेरिका, यूरोप और साथ ही मिडिल ईस्ट की कट्टरपंथी ताकतों की गोदी में खेलकर मल्टी अलाइनमेंट का ड्रामा कर रहा है। लेकिन ढाका को ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि आप दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन भूगोल को नहीं बदल सकते हैं। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत की सीमाओं से घिरा हुआ है। तारिक रहमान और ढाका में बैठे उनके आका कान खोलकर भी सुन ले, क्योंकि अगर भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए पाकिस्तान और तुर्की जैसे भारत विरोधी मुल्कों के साथ मिलकर हमारी सीमाओं पर अखाड़ा बनाए, तो उसका खामियाजा पूरे बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भारत ने हमेशा एक बड़े भाई और सच्चे दोस्त की तरह हाथ बढ़ाया है, लेकिन अगर उस हाथ में खंजर घोंपने की कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं भारत अपनी संप्रभुता और सीमाओं की सुरक्षा करना भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। अब जो इस्लामिक नाटो प्लान है बांग्लादेश का, वो क्या सफल हो पाएगा या फेल? अब आपको बताते हैं कि प्रशांत महासागर में बचा युद्ध का बिगुल। राष्ट्रपति पुतिन का जापान की चौखट पर बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन और 4 छोटे द्वीपों को लेकर छिड़ गया दुनिया का सबसे खतरनाक कूटनीतिक संग्राम। 25 साल से ज्यादा के अपने शासनकाल में जो काम व्लादिमीर पुतिन ने कभी नहीं किया था, आज वो कदम उठाकर उन्होंने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। सवाल ये है कि क्या रूस और जापान के बीच दशकों पुराना विवाद अब एक बड़े सैन्य टकराव में बदलने जा रहा है? क्या पुतिन ने जापान और अमेरिका के पश्चिमी गुट को सीधी चुनौती दी है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब हम रूस जापान सीमा पर मचे इस महायुद्ध हड़कंप इसका भी जिक्र करेंगे, क्योंकि पुतिन के अचानक हुए ऐतिहासिक दौरे और पैसिफिक ओशन में दागी जा रही मिसाइलों की पूरी कहानी भी इस शो में बताएंगे। अब कहानी शुरू होती है कहीं ना कहीं कुरिल द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप इत रूप से। पुतिन ने अपने पुराने राष्ट्रपति कार्यकाल में पहली बार इस विवादित द्वीप पर कदम रखा। जापान की सरकार को जैसे ही इस दौरे की भनक लगी, टोक्यो के सियासी गलियारों में भूलचाल आ गया। अब जापान की प्रधानमंत्री सेन तकाहाशी ने इसे तुरंत पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। जापान ने बिना देर किए रूसी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया, लेकिन पुतिन का रूस कहां रुकने वाला था। रूस ने पलटवार करते हुए उल्टा जापान के राजदूत को ही विदेश मंत्रालय में समन कर दिया और यह भी साफ कह दिया कि राष्ट्रपति पुतिन ने अपने ही देश की जमीन और अपने ही नागरिकों का दौरा किया है। ना कोई नरमी, ना कोई सुलह की गुंजाइश। आखिर इन 4 छोटे द्वीपों के पीछे आखिर ऐसा क्या छिपा है जो 2 बड़ी ताकतों को आमने सामने ले आया है? कूटनीतिक तल्खी यहीं खत्म नहीं होती है। जैसे ही जापान ने विरोध जताया, पुतिन ने अपनी प्रशांत महासागरीय नौसेना यानी कि पैसिफिक फ्लीट को जंग का फरमान सुना दिया। इन 4 छोटे द्वीपों के चारों ने कहीं ना कहीं रूस ने एक ऐसा सैन्य घेरा बनाया जो दुनिया ने सालों से नहीं देखा था। 60 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां
30 से ज्यादा लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और घातक ड्रोन्स। 13,000 से ज्यादा रूसी सैनिक समुद्र में उतर गए। और देखिए, हद तो तब होगी जब न्यूक्लियर सबमरीन गाइडेड मिसाइल क्रूजर और अपने बास्टियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लाइव फायर मिसाइलें दागती। 300 किलोमीटर दूर स्थित निशानों को रूस की मिसाइलों ने पलक झपकते ही तबाह कर दिया। जापान की रक्षा एजेंसियां अब रेड अलर्ट पर है, क्योंकि टोक्यो ने यह साफ कह दिया है कि इतने करीब रूसी सेना की इस तरह की जमावड़ेबाजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त तो नहीं किया जा सकता। अब समझिए कि आखिर ये 4 द्वीप है क्या और इनका इतिहास कितना उलझा हुआ है। ये कुरेल द्वीप समूह करीब 56 ज्वालामुखी द्वीपों की एक श्रृंखला है, जो जापान के होकाइडो से लेकर रूस के कमचटका प्रायद्वीप तक फैली हुई है। लेकिन असली लड़ाई सिर्फ 4 द्वीपों को लेकर है, इतरूप कुनशैर, शिकोतान और हाबोमाई। जापान इन्हें नॉर्दर्न टेरिटरीज कहता है और रूस इन्हें अपनी कुरील द्वीप का हिस्सा मानता है। 1855 का जिक्र करेंगे, जब रूस और जापान के बीच संधि हुई। ये 4 दक्षिण द्वीप जापान को मिले, लेकिन 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और आखिरी दिन था, उनमें सोवियत संघ ने इन पर हमला करके कब्जा कर लिया और यहां रहने वाले जापानी नागरिकों को खदेड़ लिया। 1951 की सैन फ्रांसिस्को शांति संधि में जापान ने कुरील द्वीपों पर अपना दावा छोड़ दिया, लेकिन जापान का तर्क है कि ये 4 द्वीप कभी उस संधि का हिस्सा थे ही नहीं और इसी वजह से 150 साल बाद भी दोनों देशों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध खत्म करने वाली कोई भी औपचारिक शांति संधि आज तक साइन भी नहीं हो सकी है। सवाल यह भी उठता है कि 4 छोटे चट्टानों के लिए रूस और जापान आपस में क्यों भिड़े हुए हैं। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं और तीनों कारणों का जिक्र करेंगे। पहला कारण, इन द्वीपों के आसपास का समुद्र, मछलियों और समुद्री संसाधनों का खजाना है, जहां अरबों डॉलर का कारोबार छिपा हुआ है। दूसरा और सबसे अहम कारण कि ये द्वीप सी ऑफ ओखोत्सक और प्रशांत महासागर के बीच एक ढाल की तरह खड़े हैं। रूस के लिए ये एक बेहद मजबूत सैन्य बैरियर है। यहाँ के समुद्री रास्ते सर्दियों में भी बर्फ से नहीं जमते, जिससे रूसी नौसेना को साल के 365 दिन प्रशांत महासागर में सीधे प्रवेश मिलता है। तीसरा कारण, 2016 में जब पुतिन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे मिले थे, तब शांति और संयुक्त विकास की बात हो रही थी। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद जापान ने पश्चिमी देशों का साथ भी दिया और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अब पुतिन ने उसी का बदला लेने के लिए जापान को उसकी औकात दिखाने का फैसला कर लिया है। टोक्यो वाशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को कहा गया है कि कान खोलकर सुन ले। रूस ने साफ किया है कि अगर पश्चिमी शक्तियों की शह पर जापान ने रूस की सीमाओं को घेरने की कोशिश की तो कुरील द्वीपों से उठने वाली मिसाइलों की गूंज पूरे पैसिफिक रीजन का नक्शा बदलकर रख देगी। पुतिन का ये पैसिफिक दाव और पड़ोसियों की ये चालबाजी सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि नए वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे खौफनाक मैसेज है। दुनिया के किस कोने में पक रही है भारत के खिलाफ खिचड़ी? कौन रच रहा है नई साजिश? हर एक चेहरे का नकाब हम ऐसे ही उतारते रहेंगे। देश के सबसे बेबाक, सबसे धाकड़ और सबसे आक्रामक इंटरनेशनल न्यूज शो के साथ बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द कुलीन शो। नमस्कार।